क्लास आज हम डिस्कस करेंगे केल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ये एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी ये साइकिल तब भी चलती है जब लाइट डायरेक्टली नहीं होती, लेकिन इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो लाइट रिएक्शन से आती है, जैसे कि ATP और NADPH। देखिए बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है हमारा, उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ATP और NADPH, वो यूटिलाइज होता है हमारा केल्विन साइकिल में। सो ये केल्विन साइकिल लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, पर इनडायरेक्टली स्टिल डिपेंडेंट ऑन लाइट। मतलब अगर हमारी लाइट आना बंद हो जाए तो ये साइकिल महज हमारे 5 मिनट तक चलेगी, जब तक कि ये प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन के जो बने हैं वो हमारे स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहेंगे, तब तक ही ये रिएक्शन चलेगी। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, सारे यूटिलाइज हो जाएंगे, तो हमारी केल्विन साइकिल भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। ओके ना, ये केल्विन साइकिल है वो हमारे 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। एक है मेल्विन केल्विन, एक है एंड्रयू बेंसन, एक है जेम्स बेशहम। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये साइकिल डिस्कवर की थी। इसको C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल का वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब एक ग्लिसरेट है, ग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें फॉस्फेट अटैच होता है। ग्लिसरेट के 3rd कार्बन पे जो हमारा फॉस्फेट अटैच होता है उसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, ये कहाँ होता है बेटा? ये हमारा स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कहाँ है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा? ओके, ये हमारा एक क्लोरोप्लास्ट है, दिख रहा हो आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं थैलेकॉइड्स, जहाँ हमारी लाइट रिएक्शन होती है। दूसरा पार्ट होता है स्ट्रोमा, ये हमारा फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। इसमें केल्विन साइकिल होती है। क्यों हमारी केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होती है? क्योंकि जो हमारा केल्विन साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो बेटा हमारे स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ATP एंड NADPH, ये भी हमारे कहाँ आते हैं? हमारे स्ट्रोमा में स्टोर होते हैं। और इसका जो स्ट्रोमा का जो pH है वो अराउंड 8 है, विच इज़ ऑप्टिमल फॉर द एंजाइम एक्टिवेशन। ओवरऑल जो हमारी केल्विन साइकिल है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कार्बन फिक्सेशन, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। कार्बोक्सिलेशन में जिसमें CO2 फिक्स होता है, ये सबसे एसेंशियल स्टेप है। फिर उसके बाद है रिडक्शन, जिसमें 3PGA जो बनता है हमारा फॉस्फोग्लिसरेट, वो G3P में कन्वर्ट होता है। और 3rd स्टेप है हमारा रीजनरेशन। इसमें जो RUBP यूज़ हुआ है दोबारा बनता है ताकि साइकिल कंटिन्यू हो सके। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप है हमारा कार्बन फिक्सेशन, जिसको कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। स्टेप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारा रियूबिस्को। रियूबिस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। मतलब रियूबिलोज शुगर है, मतलब राइबोलोज शुगर है, जो कि है 5 कार्बन शुगर। उसके फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है एंड 5th कार्बन पे भी एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसका नेचर क्या है? कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीनेज नेचर। मतलब एक ये CO2 फिक्स करता है, विच वो हमारी हो गई क्या? केल्विन साइकिल। उसके अलावा ऑक्सीनेज नेचर, मतलब ये O2 से भी बाइंड करता है। वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इस स्टेप में CO2 एटमॉस्फेयर से आता है और कंबाइन करता है RUBP से, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ, जो कि एक 5 कार्बन शुगर है। ये रिएक्शन कैटलाइज करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है रियूबिस्को, जिसको इसके बारे में अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो दुनिया का सबसे एबेंडेंट एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये
हर प्लांट में होता है और प्लांट बहुत एबेंडेंट है। इसके अलावा ये मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन भी है। जो हमारा मॉलिक्यूल है RUBP, उसमें CO2 फिक्स किया जाता है राइबोज़ोलेज के द्वारा और ये अटैच होता है हमारे सेकेंड कार्बन पे। लेकिन जो ये प्रोडक्ट बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में जो कि 3 कार्बन के होते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये सबसे क्रूशल स्टेप है, मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी स्टेप में CO2 फिक्स होता है। ओके, अगर इसको ये क्वेश्चन हमारा नीट में पूछा जा चुका है और अगर रिव्यूज को एक्टिव ना हो और या CO2 कम हो तो पूरी साइकिल रुक जाती है। नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन। यहाँ एनर्जी यूज़ होती है ATP एंड NADPH। जब 3PGA बना था, जो हमने पढ़ाया 3PGA बना था, उसे कन्वर्ट किया जाता है G3P में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये जो PGA है वो एक एसिड है, ये हमारा शुगर फॉर्म में कन्वर्ट होगा इस रिएक्शन में। इस प्रोसेस में 2 चीज़ें यूज़ होती है, एक होती है ATP और एक होता है NADPH। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिए ये हमारा 3PGA है, उसमें हमें फॉस्फेट यहाँ अटैच करना है, तो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा? ये फॉस्फेट हमारा ATP का है। तो ATP बेसिकली जो हम लिखते हैं ट्राईफॉस्फेट एडेनिन एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं ATP में, उसमें से एक ATP हमारा यूज़ हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए और ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन करता है? एंजाइम फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज। ओके, और उसके बाद हमारा क्या होता है बेटा? सेकेंड स्टेप में हमारा रिडक्शन होता है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है। हाइड्रोजन डोनर कौन सा होगा? हमारे NADPH, वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। वो हाइड्रोजन कहाँ से आता है? हाइड्रोजन का डोनर कौन है? NADPH। ओके, जो कि कन्वर्ट हो जाता है NADPH DP में बाद में। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है इसमें। यही स्टेप है, अभी मैंने आपको बताया कि 3PGA कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में विद द यूज़ ऑफ ATP। ATP हमारा क्या करता है बेटा? फॉस्फोराइलेट करता है, मतलब फॉस्फेट ऐड करता है हमारा 3PGA में। उसके बाद क्या है? 1,3PGA रिड्यूस टू G3P यूजिंग NADPH। NADPH हमारा रिड्यूस करवाता है और ये क्या है? एक हाइड्रोजन डोनर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा रीजनरेशन। ये हमारा लास्ट स्टेप है, रीजनरेशन ऑफ RUBP। जब हम 3G3P मॉलिक्यूल को रीअरेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेप में ताकि वापस RUBP बन जाए। ये स्टेप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन और 7 कार्बन शुगर का रीअरेंजमेंट होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स हैं जिसमें बाद में हमारा क्या बनता है बेटा? RUBP बन जाता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है। और इस स्टेप में ATP की ज़रूरत पड़ती है। ये रीजनरेशन इंश्योर करता है कि साइकिल दोबारा स्टार्ट हो सके विद अवेलेबल RUBP। इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो है ट्रांसकीटोलेज एंड एल्डोलेज। बेसिकली अगर हम एक CO2 फिक्स करते हैं तो उसमें 3 ATP यूज़ होते हैं, 2 NADPH यूज़ होते हैं। ओके, अब एक G3P बनाने के लिए हमें चाहिए 3 CO2। अगर 3 CO2 यूज़ होंगे तो बेटा हमारे 9 ATP यूज़ होंगे। 9 कैसे? अगर एक CO2 बनाएंगे 3 ATP यूज़ होते हैं तो 3 CO2 बनाने के लिए 9 ATP यूज़ होते हैं। 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 से, तो 3 ATP इक्वल टू 9 और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा
6 NADPH यूज होते हैं। DPH किसके लिए? 1G3P बनाने के लिए। अब 1 ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी G3P चाहिए हमें? 2G3P। 2G3P मतलब 6 CO2। अब इसमें हम इंटू कर देंगे बेटा 2 का, इसमें कर रहे थे हम 3 का, ये बनाने के लिए इसमें करेंगे 2 का इंटू 2, 2 3 जा 6 CO2, 9 2 जा 18 ATP एंड 6 2 जा 12 NADPH। ये पहला याद रखना है, एक CO2 फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH चाहिए होते हैं। तो एक G3P कब बनता है? जब 3 CO2 फिक्स हो जाते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 9 ATP और 6 NADPH आ जाएगा। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कोई पूछे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए या 2 GT3 बनाने, एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें चाहिए 2 G3P, क्योंकि ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है और G3P हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 G3P मिलके हमारा एक ग्लूकोज बनाता है। उसके लिए हमें चाहिए 6 CO2। अगर 6 CO2 यूज़ होंगे तो हमारा 18 ATP एंड 12 NADPH यूज़ हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। सारे साइकिल्स की अगर हम समरी देखें एक, तो बेसिकली इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन, जो कि सबसे हमारा क्रूशल स्टेप है, क्योंकि इसमें CO2 फिक्स होता है, ये हमारा सबसे क्रूशल स्टेप है। इसमें CO2 RUBP में फिक्स होता है और 3 PGA बनाता है। इसमें जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है RUBisco, ये एक एंजाइम है, मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम। फिर दूसरा स्टेप है हमारा रिडक्शन। इसमें 3 PGA जो कि हमारा एक एसिड है वो एक शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ATP NADPH यूज़ होते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप जो है हमारी रीजनरेशन, जो RUBP हमने इसमें यूटिलाइज़ किया था, वो RUBP हमें दोबारा चाहिए, वरना तो RUBP की शॉर्टेज हो जाएगी अगर हम सारे यूज़ कर लेंगे। तो RUBP को दोबारा रिसाइकल करते हैं, उसमें ATP की ज़रूरत होती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।